बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज एसी सप्लाई। आज हम इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये है जी 3 फेज एसी सप्लाई। इससे पहले आज तक हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई पढ़ा, जिसमें 2 फेज आते हैं। नॉर्मली हमारे घर में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 1 फेज होता है, लेकिन ये 3 फेज एसी सप्लाई, मतलब 3 फेज आएंगे। तो इसमें 3 कॉइल्स इस्तेमाल की जाएंगी। 1 फेज में 1 कॉइल इस्तेमाल की जाती है, उसका 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ज़ाहिरन तो यहां पर इसके 6 टर्मिनल बनेंगे, लेकिन हम 6 टर्मिनल यूज नहीं करते, हम करते हैं ओनली 4। अगर आप इस पॉइंट डी पे गौर करें तो मैंने तीनों कॉइल का एक टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ है, मतलब मैंने 3 टर्मिनल का एक टर्मिनल बनाया हुआ है। तो टोटल इसके टर्मिनल एक ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो हम 6 की बजाय इसके कितने टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं? 4। In case of 3 phase AC supply, we use 4 terminal instead of 6 terminal। हम 4 टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं बजाय कि हम 6 टर्मिनल इस्तेमाल करें। ये मैंने 3 कॉइल्स आपस में कनेक्ट करवाई हुई है। इसको मैंने A बोला हुआ है, ये B है और ये C है। हर एक कॉइल का जो टर्मिनल मैंने ग्राउंड किया हुआ है उससे पोटेंशियल 230 वोल्ट है हर एक कॉइल का। कॉइल बी का चेक कर लेते हैं। देखें, ये बी कॉइल का मैंने ग्राउंड से पोटेंशियल 230 वोल्ट रिप्रेजेंट करवाया। इसी तरह कॉइल सी चेक कर लें, सी का भी मैंने ग्राउंड से 230 वोल्ट ही रिप्रेजेंट करवाया। इसी तरह ए का चेक कर लेते हैं। ये देखें, ए का भी मैंने ग्राउंड से 230 वोल्ट ही रिप्रेजेंट करवाया। तो पता चला हर एक कॉइल का ग्राउंड से जो पोटेंशियल होगा वो 230 वोल्ट होगा। लेकिन अगर 2 कॉइल्स का बिटवीन पोटेंशियल नोट किया जाए, ए और बी का, ए और सी का, सी और बी का, तो वो 400 वोल्ट होगा। या मैंने शो भी करवाया, ए और सी का 400 वोल्ट, इस तरह सी और बी का 400 वोल्ट। तो 2 कॉइल के बिटवीन जो पोटेंशियल होगा वो 400 वोल्ट आएगा, और हर एक कॉइल का ग्राउंड से जो पोटेंशियल होगा वो 230 वोल्ट आएगा। ये एमसीक्यूज में अक्सर औकात आ चुका है। अब हर एक कॉइल एंगल कितना बनाएगी? हर एक कॉइल जो यहां पर एंगल बनाएगी वो होगा 120 डिग्री। हर एक पेयर ऑफ कॉइल, इसको एक कॉइल को पेयर बोलते हैं, 1 पेयर ऑफ कॉइल, एक कॉइल के जो 2 टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आज मेरे पास 3 कॉइल्स हैं। ये सपोज करें मैंने नीचे कर्व बना के आपको दिखाई है। ये मेरे पास एक बेसिक कर्व है, लेट से। एक मैंने अनदर कर्व बनाई है, ये लेट से, और एक मैंने ये कर्व बनाई है। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, या अगर इसके मुताबिक ड्रा कर ले, तो मैंने पॉजिटिव पीक पे कौन सी ली हुई है? यहां पे ए ली गई, यहां बेसिक पे सी ली हुई है और यहां पे बी। आप चेक करें, ये तो बेसिक कर्व, मैंने इसके कुछ एंगल से डिवाइड किए हैं। पॉजिटिव पीक पे 90 होते हैं, नेगेटिव पीक के 270, ये 180 है। मैंने इसके और सब इंटरवल बनाए हैं ताकि मैं वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। देखें जी, पहली कर्व जो है ये, जिसको मैंने बी का नाम दिया है, ये मैंने 120 पे क्रॉस करवाई। इसका मतलब है हम पोटेंशियल वो वाला नोट करेंगे जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव पे होगा वहां पे हम एंगल नोट नहीं करेंगे। तो यहां से इस पहली कॉइल का एंगल चेक करें तो 120 डिग्री बनता है। तो मैंने कहा हर एक कॉइल 120 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी। सिमिलरली अगर इस कॉइल को चेक करें, ये 60 से डाउनवर्ड आ रही है। जो नेगेटिव वाला होगा वो हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ओनली पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव वाला यहां चेक करेंगे
तो सेकंड कॉइल का यहां से एंगल अगर चेक करें तो 240 बनेगा, और अगर यहां से चेक करें कि इस कॉइल से आगे कितना बना हुआ है तो 120 डिग्री बने। हर एक कॉइल 120 बनाती है, लेकिन उसका अगर फर्स्ट से आप कंपैरिजन करवाएंगे तो फिर वो एंगल 120 डिग्री ऐड होता जाएगा। इस तरह अगर आपके पास एक और कॉइल भी होती तो आप इसके आगे ड्रा करते। तो ये है जी 3 फेज एसी सप्लाई, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, जिसमें 3 कॉइल एसी सर्किट के थ्रू कनेक्ट करवाई जाती है। अब एसी सप्लाई में एडवांटेज क्या हो सकते हैं? हैवी लोड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां लोड आपके पास बहुत ज्यादा हो वहां आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल लोड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर इसमें किसी भी सिस्टम को काम करवाना हो तो उसको 400 वोल्ट चाहिए होते हैं वर्किंग के लिए, ताकि वो काम कर सके, क्योंकि हमारे पास जो दो पेयर ऑफ कॉइल्स का, 2 वायर्स के बिटवीन जो पोटेंशियल है वो 400 वोल्ट। तो ये कुछ एडवांटेज में आप लिख सकते हैं कि 3 फेज एसी सप्लाई हमारे यहां इस्तेमाल किया जाता है। ये तो था जी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। 2 नंबर में आप ये सारी चीजें ड्रा कर दें और एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको रीड करें। अब है मेटल डिटेक्टर। ये अनदर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये तो आजकल आपने बहुत कॉमन ही देख ली है, कॉलेज स्कूल वगैरह के गेट्स के ऊपर एक वॉक थ्रो गेट के नाम से चीज पड़ी होती है, वो मेटल डिटेक्टर। इस तरह आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं तो वहां भी मेटल डिटेक्टर अवेलेबल है। होता क्या है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करते हैं। एक्चुअली अगर इनके प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो कौन सा प्रिंसिपल होता है? इंडक्टर और कैपेसिटर के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि नीचे मैंने 2 ऑसिलेटर शो करवाए हैं, एक को मैंने ए का नाम रख दिया और एक को मैंने बी का नाम रख दिया। देखें जी, इंडक्टर और कैपेसिटर से दोनों जगह मैंने कनेक्ट करवाया, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सर्किट ए। ये आपके पास सर्किट है एक, ये बी से आ रहा है तो बी लिख देंगे, और ये जो ए से आ रहा है इसको आप ए लिख दें। अब होगा क्या, जब यहां पे कोई फॉर एग्जांपल मेटल का ऑब्जेक्ट आप लाके यहां पे रखेंगे, ये कोई भी एक मेटल ऑब्जेक्ट है, तो इस इंडक्टर की इंडक्टेंस में चेंज आएगा। अगर इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज होती है तो अल्टीमेटली इस इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो आपको ट्यून सुनाई देगी, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी के नाम से फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। बीट फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ट्यून प्रोड्यूस करवाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहां कोई मेटल है और आपको इस स्पीकर में आवाज सुनाई देगी। तो ये बेसिकली वर्किंग है मेटल डिटेक्टर मशीन की, जो कि एलसी सर्किट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, इंडक्टर और कैपेसिटर के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। ये 2 मैंने एक इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल किए थे, एक को ऑसिलेटर सर्किट एक का नाम दिया था और इसको बी का। तो एक के किसी एक के सामने भी जब आप कोई मेटल ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपको आवाज सुनाई। उसके बाद ये एक अनदर शॉर्ट क्वेश्चन है, चोक। पहले जो ट्यूबलाइट्स आया करती थी उसके अंदर चोक इस्तेमाल की जाती थी। चोक बहुत कम पावर इस्तेमाल करती है बहुत कम पावर ये इस्तेमाल करती है, लूज करती है। तो कॉइल कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर। ऐसी कॉइल लेनी है जो थिक कॉपर वायर्स के ऊपर मुश्तमिल हो, वाउंड क्लोजली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा हो। मतलब कोर जो आप लेंगे उसके ऊपर वायर जो है वाउंड की जाएगी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में। सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर होना चाहिए, लिमिट है ये चोक के लिए। जो आप कोर इस्तेमाल करेंगे वो सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर होना चाहिए। चोक जो है बहुत कम पावर इस्तेमाल करती है, चोक की इंडक्टेंस बढ़ जाती है
और रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि चोक जो पावर है वो बहुत कम इस्तेमाल करती है। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चोक या डिफाइन चोक, तो ये आप कर सकते हैं। अब है जी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। ऐसी वेव्स होती हैं विच रिक्वायर नो मीडियम, विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। 1864 में एक साइंटिस्ट था ब्रिटिश मैक्सवेल, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक सिलेंडर लिया, उसने कहा जी एक कंटेनर है AB, उसके अंदर एक और कंटेनर ला के रख दिया CD के अंदर AB। कहता है किसी एक में भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। यहां लिखेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉर्मली तो हमने ये कह दिया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव्स होती हैं जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली क्या प्रोड्यूस कैसे होती हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहते हैं अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आई है तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है E = hf, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, और ये सिंपल रिलेशन है V = f लैम्डा, जिसको हम यहां लिख लेते हैं C = f लैम्डा। ये वो स्पीड ऑफ लाइट है जिससे ये ट्रेवल कर रही है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इसको यूं भी लिखा जाता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। इसका यूनिट भी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो पता चला ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां से अगर f की वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो देखें ये आ जाएगा बेटा C/λ, तो यहां पुट करवाएं hc/λ। ये अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, यहां से ये पता चलता है कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शनल है लेकिन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले तो इसने ये डायरेक्शन बताई हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। ये इसने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, यहां भी आप बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब ऐसे भी ड्रा कर देखें, एंड अप टू सो फिर आप इसको कम करवाना शुरू करते। इस तरह आप चलाते जाएं तो यहां पर भी ऐसे ही बनेगा। देखें तो हर जगह E और B, मकसद ये है कि हर जगह आपने E और B परपेंडिकुलर ही शो करवाने हैं कि इनकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पे नीचे आपके पास ग्राफ बना हुआ है जिसमें इसने कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ वेव्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है। तो रेडियो वेव्स के बारे में, और हम गैमा रेज, सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो रेडियो वेव्स लिखी होंगी और राइट साइड पे आएंगे तो गैमा रेज है। तो हमें पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। नॉर्मली गैमा रेज की अगर बात की जाए
तो कहा जाता है गैमा रेज की वेवलेंथ बहुत कम होगी, वेरी वेरी स्मॉल। अगर गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इट मीन उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहां से नीचे पूरा एक ग्राफ बना हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना है। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है और वेवलेंथ से, या वो कोई मटेरियल पूछ सकता है, कोई मटेरियल दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जी जनरेशन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती है। अब वही बात, जनरेशन के लिए मैंने ये वही प्रिंसिपल कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां से सबसे पहले कहा कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, अगर जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट होगा क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करवा सकता है? नो, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करवा सकता, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। इसी तरह हम दूसरा केस ये देख लेते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा? तब भी देखें इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। क्योंकि तब वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करवाएगा वो कैसा होगा? वो कांस्टेंट होगा। जब वो कांस्टेंट होगा तो फिर भी एनर्जी रेडिएट नहीं हो सकेगी। तो हमने ये ट्रांसमिशन में एक एंटीना इस्तेमाल किया गया, ये कॉइल के साथ मैंने एसी सोर्स कनेक्ट करवाया हुआ है। अब ये जनरेट कब होगा? जब एक्सिलरेटिंग ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगी, चार्ज एक्सिलरेट करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है, जब चार्ज एक्सिलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। इसमें चेंज आने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी। नॉर्मली जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो 94,000 टाइम ईच सेकंड में प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसको लेटर ऑन हम क्या लिख सकते हैं? 94 किलोहर्ट्ज। ये 1000 को किलो और टाइम्स ईच सेकंड हर्ट्ज के बराबर आता है। अब है रिसेप्शन, ये तो थी जनरेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कैसे करवाया जाता है। अब है रिसेप्शन, ट्रांसमिशन में अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो रेडियो वेव्स की लिख सकते हैं कि रेडियो वेव्स जो है यहां आप जिक्र किया जा सकता है कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसमिट होती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब हम चलते हैं रिसेप्शन वेव्स। कहते हैं रेडियो वेव्स फॉल्स ऑन ए पीस ऑफ वायर, जब रेडियो वेव्स को किसी भी पीस पे, नॉर्मली आप घर में क्या करते हैं? एफएम इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी और मेन सर्किट की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती तो रिसेप्शन नहीं होती। आप चलाते हैं नॉर्मल रेडियो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये एक सर्किट है, ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है जिससे वेव्स आ रही हैं। आगे आपने इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया होगा। कैपेसिटर वो एक डिवाइस है जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, एडजस्ट हो जाती है, तब हमें ट्यून सुनाई देती, ट्यूनिंग, साउंड प्रोड्यूस हो जाती, आवाज आपको सुनाई देती। तो रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि एक इंडक्टर और एक वेरिएबल कैपेसिटर पैरेलल में लगाए जाते, ये अटैच किए हुए, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहां से वेव्स आ रही हैं, आपने रिसीव करवानी है। रिसीव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर्स की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे। मैंने इसके ऊपर एरो हेड लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर एरो हेड बेसिकली इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज कर सकें। जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं,
एक वक्त आता है कि इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है तो रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होता है। रेजोनेंस, जब रेजोनेंस अकर होती है तो आपको आवाज सुनाई देती है। ये वो तरीकाकार है जिसमें हम रेडियो स्टेशन से कुछ फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके एलसी सर्किट इस्तेमाल करके वेव्स जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होती है और रिसेप्शन कैसे होती है। उससे पहले ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।